पटना में एक इंडिया कॉफ़ी हाउस हुआ करता था जो कि उनका फेवरेट जगह था। मतलब अगर उसका रश्मि रथी का पाठ करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफ़ी नज़दीक से उन्होंने देखा कि भारत में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, तो जन कवि से लेकर राष्ट्र कवि तक हर चीज़ उनके अंदर मौजूद थी। नमस्कार, डीडी न्यूज़ पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आवाज देश की। मैं हूं अतुल शाह। आज हम बात कर रहे हैं उस सूर्य की जिसका पर्यायवाची दिनकर है। सालों पहले हिंदी साहित्य की दुनिया में एक ऐसा ही सूरज उदय हुआ जिसका तेज ताप आज तक लोग महसूस कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जन कवि रामधारी सिंह दिनकर की। आज हमारे साथ उनके बारे में तमाम बातें करने के लिए मौजूद हैं खुद उनके पौत्र ऋत्विक उदयन जी। जी। सर, इस खास शो पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात दिनकर की रचनाओं के बारे में। एक तरफ काव्य में उनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमें वीर रस की प्रधानता दिखती है, जैसे कुरुक्षेत्र है, और दूसरी तरफ कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिसमें हमें श्रृंगार रस की प्रधानता दिखती है। इसका क्या कारण है? अतुल जी, मुझे लगता है दिनकर जी की कृतियां उनके व्यक्तित्व और उनके विचारधाराओं की उपज थी, और ये विचारधाराएं और उनकी जो व्यक्तित्व थी उसका सृजन उनके आसपास के माहौल के चलते हुआ। जैसे पारिवारिक माहौल, सामाजिक स्थितियां, राजनीतिक पटल उस वक्त का, आर्थिक और धार्मिक जो भी धाराएं रहीं उस वक्त की, और उस हिसाब से देखा जाए तो एक ओर उन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी, जैसे रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र। तो वो उनकी जो समाज से या मूलतः सामाजिक व्यवस्था और से ही जो विचारधाराएं उनके अंदर थी उसको उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। दिनकर जी के अंदर एक बहुत ही प्यार भरा व्यक्तित्व भी था जो उनके पारिवारिक रिश्तों के चलते पनपा। और जैसा मैंने कहा, उनके अंदर बहुत प्यार था, वो बच्चों के लिए हो, अपने आसपास के लोगों के लिए हो, जो उनके मित्र हों या गांव के लोग हों। शहर में भी जब दिल्ली में रहते थे या पटना में रहते थे या जहाँ पर भी रहे, तो आसपास के लोगों के प्रति जो उनके मन में जो प्यार और इज्जत की जो भावना थी, तो वो सब कुछ था जो कि उनका सॉफ्टर एस्पेक्ट बोल सकते हैं। एंड देयरफॉर परहैप्स वी गॉट टू सी एट वन एंड वी सॉ रश्मि रथी एंड द अदर एंड वी सॉ उर्वशी। बिल्कुल ऋत्विक जी, अगर हम रचनाओं की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें ये बात भी करनी चाहिए कि आज के समय या उस समय भी कई कवि ऐसे थे जिन्हें आप उनकी लेखनी से समझ सकते थे कि ये इन विचारधाराओं की तरफ बढ़ रहे हैं या उनका एक सर्टन पैटर्न है। लेकिन दिनकर जी को जब हम पढ़ते हैं, उनकी अलग अलग रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं, वो लिखते हैं कि अच्छे लगते हैं मार्क्स लेकिन प्रेम अधिक गांधी से। हर एक विचारधारा को अपने पास संजो लेना और किसी एक फॉर्मेट पर ना जाना, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि किस तरीके से बात हो रही है। अपनी लेखनी में इतनी ऑब्जेक्टिविटी, इतनी विश्वसनीयता और इतनी विनम्रता, ये सब कैसे दिनकर जी ने साँचा और किस तरीके से सब कुछ बना? मेरे ख्याल से जो मैंने पहले बोला उसी का ये भी उसी थॉट का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि काफ़ी नज़दीक से उन्होंने देखा कि भारत में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है,
और वहाँ पे जहाँ पे एक तरफ आप मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ हम धार्मिक आस्थाओं की उथल पुथल की बात कर रहे हैं, राजनीतिक उथल पुथल की बात कर रहे हैं, विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों का एक समागम था या समावेश कह सकते हैं। और उसके चलते अलग अलग सिचुएशंस पे उन्होंने अलग अलग तरीके से किसी एक चीज़ को देखा या अलग अलग चीज़ों को एक पर्टिकुलर तरीके से देखा। तो उसके चलते अलग उनकी जो लेखनी थी वो विचारधारा एक ही थी, जो कि राष्ट्रवादी कह सकते हैं जिसे, और उस राष्ट्रवाद के ही इर्द गिर्द उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, जो कि आप कह सकते हो आज़ादी के पहले की लेखनी थी। आज़ादी के बाद जिस संस्कृति के लिए लोगों को उजागर कर रहे थे आज़ादी के पहले, उसी संस्कृति को दोबारा से एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे कि ये जो हमारी संस्कृति है उसको हम बचा कर रखें और उसको उस पे हम उसको फॉलो करें बेसिकली। बिल्कुल ऋत्विक जी, जो मेरा अगला प्रश्न था आपने उसका एक अंश हमें दिया कि दिनकर ने उस समय लिखा जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और ठीक उस समय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। दिनकर ने भारत के इतिहास में आज़ादी के पहले वाले सेगमेंट को और उसके बाद वाले सेगमेंट को, दोनों को देखा है। भारत की आज़ादी के समय बहुत से लेखक लिख रहे थे और उसकी आभा समय समय पर प्रकट होती भी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में साहित्य की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। दिनकर का साहित्य उस समय हमारे कई सारे क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में दिनकर की कविताएं, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास को आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि आज भी उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो लेखन है, आज की पीढ़ी के लिए वो कितना लाभदायक है? दिनकर की कविताएं या दिनकर की कृतियां की प्रासंगिकता मुझे लगता है आज से 100 साल पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। और मैं ये 100 साल बोल रहा हूँ, इसका मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन था कि अगर मैं रश्मिरथी एक पुस्तक के तौर पे या एक महाकाव्य के तौर पे अगर देखता हूँ तो 1952 में प्रकाशित हुई थी। 1952 में अगर प्रकाशित हुई थी और मैं ये मानकर चलूँ कि जो लोग उस समय 50-52 साल के रहे होंगे उन लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि जो लोग सन 1900 में पैदा हुए थे उन्होंने भी रश्मिरथी पढ़ी हुई होगी, और अभी के समय में जो बच्चे 10 या 12 साल के होंगे उन्होंने भी रश्मिरथी पढ़ी होगी या पढ़ने के कगार पे होंगे। तो सन 1900 के में जिनकी पैदाइश थी वहां से लेकर सन 2012 या 2014 तक जिनकी पैदाइश है वहां तक, उन सभी लोगों ने किसी न किसी तरीके से, मतलब उन लोगों की जिंदगी को रश्मिरथी ने किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं कभी न कभी छुआ है। क्योंकि रश्मिरथी एक ऐसी कृति है जिसमें जैसा मैंने कहा, एक तो प्रासंगिकता है और उसमें हमारे जीवन के हर तरह के सिचुएशन को आप उसमें पा सकते हैं और उसका समाधान उसमें पा सकते हैं। आप दुखी हो तब रश्मिरथी में उसके में कुछ लिखा है, आप खुश हो तब कुछ है, आप ईर्ष्या, अगर किसी तरह की ईर्ष्या है तो उसके लिए कुछ है रश्मिरथी में, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो अलग अलग इमोशंस, अलग अलग सिचुएशंस, और हर तबके के लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए उसमें। तो एक तरीके से वो मैं कहूँगा, मतलब हमारी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स को उस पुस्तक में कैप्चर किया गया है और उसमें समाधान दिए। तो इस तरीके से तो ये कुल मिलाकर मैं उनकी कृतियों की प्रासंगिकता की बात कर रहा हूँ, और इसी प्रासंगिकता के चलते लोग उनकी कृतियों से अपने आप को रिलेट करते थे, और क्योंकि अपने आप से उनकी कृतियों से अपने आप को रिलेट करते थे, उस कारण से मेरे ख्याल दिनकर जी काफ़ी
माने गए लोगों द्वारा, और शायद उसी कारण से उन्हें जन कवि की भी उपाधि मिली। और जो उनके अंदर जो राष्ट्रवाद था उससे राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। तो जन कवि से लेकर राष्ट्र कवि तक हर चीज उनके अंदर मौजूद थी। बिल्कुल ऋत्विक जी, और आज तक दिनकर की कविताएं पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। रश्मिरथी की आपने बात करी, आज भी कोनों में बैठा इंसान, वो तबके का इंसान जिसे लगता है कि अभी और मेहनत करनी है, कैसे करेगा, और उसका एक अंश पढ़ के वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, ऐसी बातें रश्मिरथी में है जो एक प्रेरणा देती है, कृष्ण की चेतावनी और उसके बाद उससे मिलने वाला ज्ञान और तमाम चीज़ों का जो समय रहा। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आपका कितना समय दिनकर की छत्रछाया में बीता, ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कि वो एक महान वृक्ष की छत्रछाया में कैसा रहा, कुछ यादें अगर आपको याद हैं तो अपने घर की याद। बहुत ही सीमित है अतुल जी, क्योंकि सन 1974 में बाबा का देहांत हुआ था और मैं उस समय 3 साल का था। तो 2 एपिसोड्स हैं जो याद हैं। एक तो उनके देहांत के समय की बातें याद हैं। मैं बरामदे में खड़ा था और ऊपर से एक हवाई जहाज का गुजरना हुआ और किसी ने बताया कि बाबा चेन्नई से इसी हवाई जहाज में आ रहे हैं। अच्छा। उनका देहांत चेन्नई में हुआ था और उसी फ्लाइट से उनकी बॉडी को लाया गया था पटना। तो एक वो याद है। दूसरा याद है कि जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, वहाँ पे 2-1 लोग, परिवार के जो लोग खड़े थे, उन लोगों का चेहरा याद है कि दक्षिण की तरफ जो खिड़की है वहाँ पे एक राजेश्वर चाचा थे, वो खड़े थे, और पश्चिम की तरफ जो खिड़की है वहाँ पे आदित्य दा खड़े थे, वो मेरे चाचा वो खड़े थे। तो ये दो चीज़ें याद हैं उनके देहांत के समय का। उसके पहले सन 73 की दीपावली की थोड़ी बहुत याद है। वो ये है कि हम लोग कंपाउंड में खेल रहे थे और बाबा गेट के पास कहीं बाहर से आए थे, तो सफ़ेद रंग का उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और लंबे चौड़े व्यक्तित्व वाले जो पर्सनालिटी थी उनकी, तो वो हल्का सा याद है। और ये डेफिनेटली याद है कि उसके बाद हम लोगों को, सभी बच्चों को लेकर वो पास के पटाखे की दुकान पर ले गए थे। हम लोगों ने पटाखा वगैरह खरीदा था। जो सुना है लोगों से, अपने बड़े भाइयों और बहनों से, जो उन लोगों से सुना है, वो ये है कि जब भी बाबा पटना आ रहे होते थे तो बच्चे लोग बहुत खुश रहते थे और बहुत इंतज़ार करते थे बाबा के आने का, क्योंकि काफ़ी समय व्यतीत करते थे वो बच्चों के साथ। और पटना में एक इंडिया कॉफ़ी हाउस हुआ करता था जो कि उनका फेवरेट जगह था, और वहाँ बच्चों को लेकर जाते थे। और वो जो जगह थी, वहाँ पे इनकी मुलाकात वहाँ के राजनीतिज्ञों से और साहित्यकारों से, सभी से होता था, बिकॉज वो एक तरह का क्लब जैसा माहौल था वहाँ पे, सब जहाँ पे सारे लोग शाम को आकर बैठते थे और एक दूसरे से मिलना जुलना करते थे। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हुए, बाबा हुए, और भी कई साहित्यकार लोग वहाँ पर आके थे। तो इस तरह का माहौल एक घर में था कि उनके आने से मतलब ज़्यादा वक्त वो दिल्ली में गुजारते थे, तो पटना जब आते थे तो एक खुशी की लहर रहती थी घर में। बिल्कुल ऋत्विक जी, और हाँ, ये बात सच है कि बच्चों के आसपास रहना उन्हें बहुत पसंद था और बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा निकट थे उनके। उनके पौत्र के रूप में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि सबसे पसंदीदा रचना दिनकर की, क्योंकि पाठकों के लिए तो वो एक अथाह सागर है, लेकिन आपके लिए? मुझे लगता है कि उनकी सारी कृतियां ही बहुत अच्छी हैं और पसंदीदा भी हैं। जब छोटे थे तो मिर्च का मज़ा पढ़ते थे, जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखा था। तो मिर्च का मज़ा, सूरज का ब्याह, चित्तौड़ का साकार, धूप छां, ये जो उनकी कृतियां थी, ये बच्चों के लिए थी, तो वो बचपन में पढ़ा करते थे। फिर धीरे धीरे रश्मिरथी तक पहुँचे, फिर संस्कृति के 4 अध्याय तक पहुँचे। उर्वशी पढ़ा, नील कुसुम पढ़ा, हुंकार पढ़ा, परशुराम की प्रतीक्षा पढ़ा, कुरुक्षेत्र पढ़ा। लेकिन बिना डिफरेंशिएट किए हुए मैं कहूँगा कि एक बाकी लोगों की तरह रश्मिरथी बहुत ही प्रिय है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रिय है, लेकिन बहुत ही प्रिय है रश्मिरथी। एक तो उसका पाठ करने में बहुत मज़ा आता है।
मतलब अगर उसका रश्मि रथी का पाठ करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुनने वाले का भी के भी और पढ़ने वाले के भी। और जैसा मैंने कहा कि प्रासंगिकता में उससे उससे सुपीरियर और मैंने कोई कुछ नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल सारा ही है। और जैसा मैंने बोला पहले बताया, हुंकार से लेकर हारे को हरिनाम तक, या दिनकर की डायरी भी जो उन्होंने कंपाइल किया था अपने जीवित रहते हुए, जिसको जो प्रकाशित भी हुई, तो सभी चीज़ सब चीज़ मतलब सभी कृतियां बहुत ही पसंदीदा है। बिल्कुल। ऋत्विक जी, राजनीति को लेकर, क्योंकि वो पहली बार जब संसद बनी तो उसके सदस्य भी रहे, तो उनका एक बहुत अच्छा किस्सा जो हमने सुने, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक बार 1962 के युद्ध के बाद उन्होंने किस तरीके से संसद में अपना वक्तव्य दिया था। और एक किस्सा वो भी है कि जब नेहरू उनके बगल से जा रहे थे और अचानक उनका गिरने जैसी स्थिति हुई, उन्होंने संभाला तो नेहरू ने उन्हें धन्यवाद बोला। और वो प्रसिद्ध वाक्य दिनकर का कि जब राजनीति संकट में होती है तो साहित्य उसे संभालता है। राजनीति को लेकर और दिनकर को लेकर इन दोनों का तालमेल आप कैसे बैठाते हैं? अभी के माहौल में कुछ ज़्यादा इस पे बात करना, चर्चा करना पता नहीं कितना सही होगा या नहीं, बट मुझे लगता है कि जो उनकी जो सोच थी उस पर वो अडिग रहे, चाहे वो राजनीति में रहे हों या ना रहे हों, उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो उनकी सोच थी उस पर वो अडिग रहे, जो उनका विचार, जो उनकी विचारधाराएं थी उसका उन्होंने अमल किया। तो इसलिए किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट कभी उनके लाइफ में नहीं रहा कि ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिनकर है और ये साहित्यिक एस्पेक्ट ऑफ दिनकर है या नॉन पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिनकर है। वो मतलब जैसे थे वैसे ही रहे, जहां भी रहे। सर, हम अपने अंतिम सवाल की ओर लौटते हैं। दिनकर के बारे में बात करने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि मतलब उसमें इतना समय बीत जाएगा कि वो समाप्त ही नहीं होगा, और हम लोग अपनी सीमाएं हैं हर एक क्षेत्र में। तो एक अंतिम सवाल के रूप में कि आज की युवा पीढ़ी, आज के समय में लोगों के लिए दिनकर का जो संदेश है वो क्या है? और दिनकर, मैं ये बात तो पूछ ही चुका हूँ कि दिनकर आज के लिए कितने प्रासंगिक हैं, लेकिन समय के साथ अब दिनकर को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, उनके निष्पक्ष काव्य को लेके, उनके धीर गंभीर और विरोधी कवि उन्हें कहा जाता था एक समय, और उसके बाद राष्ट्र कवि। आज के समय में भी राष्ट्र कवि बने रहना और जन कवि बने रहना, दिनकर को आज के रूप में कैसे देखते हैं? और आज दिनकर हमारे समाज में जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, उस बीच में दिनकर कैसे प्रासंगिक होंगे? उनकी प्रासंगिकता, जैसा मैंने बताया, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को हर तरीके से देखा है और उसको एक कलेक्टिवली अपने कविताओं में और मतलब गद्य और पद्य में दोनों में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है लोगों के लिए। और दो तरीके के लेखक या कवि हो सकते हैं। एक वो जो ऐसा कुछ लिखेंगे जो उनके श्रोताओं को पसंद हो। दूसरे ऐसे हो सकते हैं जो अपने मन का लिखते हैं और वो उनके श्रोताओं को पसंद हो। तो दिनकर जी एक ऐसे कवि थे या ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपने मन की बात को रखी और लोगों ने उसे पसंद किया, और उसी कारण इतने फेमस हुए और लोगों ने उनको सराहा, और उनकी कविताएं, उनके निबंध आज भी पढ़े जाते हैं और मेरे ख्याल से आगे भी पढ़े जाते रहेंगे। सर, रैपिड फायर राउंड है जी। और 2 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, आपको चुनना है उनमें से एक। विद्रोही दिनकर या राष्ट्रवादी दिनकर? मुश्किल है, राष्ट्रवादी दिनकर। अच्छा। रश्मि रथी या परशुराम? सन 1928 में प्रकाशित विजय संदेश से लेकर सन 72 में दिनकर की डायरी सारी। सांसद दिनकर या कवि दिनकर? दोनों एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं, तो उसमें मतलब डिफरेंशिएट करना
बिल्कुल। नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उनकी पुण्यतिथि में जिस तरीके से आपसे बात करना और प्रत्यक्ष रूप से उनके बारे में सुनना, ये ऐसा ही है कि किसी पेड़ की एक डाल से आप ये पूछ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद अतुल जी, आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया आपसे बात करने। धन्यवाद।